वेलकम टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम संबंधी कुछ कठिनाइयां जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, या तो आपका सीडीपी से पूछ लेगा या तो आपका ईवीएस में पूछ सकता है, हिंदी और इंग्लिश सब में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अधिगम या लर्निंग से रिलेटेड है ना, तो आपके किसी भी सेक्शन में पूछ लेगा। तो जो भी मेजरली जितनी भी बीमारियां आती हैं एग्जाम में, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ठीक है, एडीएचडी, ऑटिज्म, ये जो 5-6 चीजें ये हमेशा आती रिपीट हो गए। ठीक है, तो कुछ नया नहीं आएगा इसमें, इसी में से रिपीट होके आता है। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं आज। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो यार, 1 सेकंड का काम है, बस एक लाल बटन दबाना है, बेल आइकन को ऑन कर देना, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, एक पहले तो आप लिस्ट समझ लो कि क्या क्या डिसेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो याद रखना कि ये जो आपकी डिसलेक्सिया हो गई, ठीक है, डिसग्राफिया है, इसका हिंदी में भी आप मतलब ऐसे ही याद रखो। ठीक, क्योंकि इसका हिंदी ज्यादा टफ होगा तो इसको हिंदी में डिसलेक्सिया लिख देंगे या हिंदी में डिसग्राफिया लिख देंगे। ठीक है, और एक हो गई हमारी डिसकैलकुलिया। तो ये जो तीनों हैं आपकी, जितने भी तीनों डिसेबिलिटी है, ये आपकी क्या है, स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, इनको स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज बोला जाता है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नहीं पूछेगा क्या होता है, ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर इसमें होता है, क्या कॉजेज होते हैं, ये सब नहीं, सीधे पूछ लेगा। ऑप्शन दे देगा 4, इनमें से एक ही सही ऑप्शन दे देगा, तीनों में से कोई एक, और कह देगा कि स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज कौन सी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है। अब सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं बारी बारी। ठीक, अब जो आपकी डिसलेक्सिया होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है कि वो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, सब कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पर बी लिखा है तो वो इसको क्या समझेगा, अगर इसको लिखेगा भी मतलब रिटर्न में भी दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, अगर इसको लिखेगा तो ऐसे लिख देगा। ठीक है, बी की जगह डी लिख देगा। सपोज करिए अगर 3 ऐसे होता है तो वो ऐसे लिख देगा। ठीक है, क्या होता है, वो अक्षरों का हेर फेर कर देता है, उलट पुलट कर देता है अक्षर का। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कौन से डिसऑर्डर में है वो, तो उसको डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको हम रीडिंग डिसेबिलिटी ऐसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम लिखते हैं किसी अक्षरों को गलत लिख देना, ठीक है, किसी अक्षर को गलत समझना है, किसी अक्षर को गलत पढ़ लेना, ये सब क्या होता है आपका, ये आपका डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, तो अगर सिंपली एग्जाम में पूछे आपके रीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है तो आप कह सकते हो कि वो डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, पढ़ने में जो त्रुटियां होती है लड़कों से, बच्चों से, उसको हम कहेंगे वो डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, डिसग्राफिया क्या होता है, अब ग्राफ से समझो, ग्राफिया मतलब रिटर्न। ठीक है, मतलब जो आपका रिटर्न डिसऑर्डर होता है। ठीक है, लिखने में जो बच्चों को कठिनाइयां दिक्कत होती हो, ठीक है, उनको हम बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपका राइटिंग डिसऑर्डर कह सकते हो। ठीक है, बच्चों को जो भी लिखने को आप दोगे, जब वो लिखेंगे उसमें वो जो गलतियां कर देते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो डिसग्राफिया है। ठीक है, अब डिसकैलकुलिया क्या होता है, अब कैलकुलस से आप समझ सकते हो क्या, मैथ्स कैलकुलेशन। तो जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में, मतलब गणित के कॉन्सेप्ट को समझने में जो उनको कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, नंबर्स को नहीं समझ पाते हैं, उनको हेर फेर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जोड़ नहीं पाते हैं, घटा नहीं पाते हैं, तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारा डिसकैलकुलिया में आता है। तो इसको हम कह देंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं मैथमेटिकल के, फैक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे इसके। ठीक है, नंबर्स को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, नंबर्स का क्या इंटरचेंज होता है वो नहीं समझ पाते हैं ना। सपोज करें यहाँ पे प्लस करने को दिया तो माइनस कर दिया, माइनस करने को दिया तो प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपका किसमें आ जाएगा, डिसकैलकुलिया में। ठीक है, बहुत इजी पूछेगा तो सिंपली ऐसा पूछ सकता है कि रीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है तो डिसलेक्सिया, राइटिंग डिसऑर्डर कौन सा होगा, डिसग्राफिया, मैथमेटिकल या कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सब में अगर दिक्कत होगी बच्चों को तो हम कहेंगे डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर है उसको। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक हमारा आता है डिस्नोमिया। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। अब ये तीनों जो है, इनमें से हो सकता है डिस्नोमिया किसी के लिए नया हो ना, तो ये भी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है भैया, आप नया अपडेट भी कर सकते हैं। अब डिस्नोमिया क्या होता है कि इसमें बच्चा क्या होता है, किसी भी याद की हुई चीज को रिकॉल नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे वाइवा के टाइम पे क्या होता है, जब भी कुछ पूछे तो आ ई ऊ करने लगते हैं ना, आता तो है मगर पेट में रहता मगर निकल नहीं पाता, मुंह में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो डिस्नोमिया डिसऑर्डर है। मतलब बच्चा क्या करता है, डिफिकल्टी होती है उसको, डिफिकल्टी इन रिट्रीव और रिकॉलिंग वर्ड्स।
ठीक है, शब्दों को याद नहीं आता है उसको उस टाइम, ठीक है, जब उसे लिखना हो या फिर पढ़ना हो, मतलब रीडिंग और राइटिंग दोनों में। वाइल रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, या तो वो एग्जाम में लिख रहा हो या तो वो आपको ओरल वाइवा सुना रहा हो, तो हम कह देंगे कि उसको डिस्नोमिया का डिसऑर्डर है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो जो होती है वो नॉर्मल है, तो उसकी बीमारी मत समझ लेना, जो एग्जाम्पल दिया हमने। अब एक हमारा आता है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, अब ये डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, इसी को हम अफेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, तो इनको बहुत कायदे से अच्छे से समझना। ठीक है, और एक इनका एक टेक्निकल टर्म ऐसा बता देंगे जो एग्जाम में वही वाला पूछ लेता है। ठीक है, तो वो टर्म याद कर लेना तो अच्छे से इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि मोटर स्किल्स में उसके जो डिफिकल्टी होती है, मतलब मोटर स्किल्स का जहां पर वो अपनी स्मॉल मसल्स का इन सब का यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको दिक्कत होती है बोलने में भी। ठीक है, जो सही से बोल नहीं पाता है, जबान फंसने लगती है या बलबलाहट जो भी उसको बोलते हैं। ठीक है, वो चीज जो आ जाती है इसको आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ठीक है, जहां पे टंग्स की मसल का यूज होता है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो जंपिंग। ठीक है, जंपिंग में भी डिफिकल्टी होती है उसको। ठीक है, इवन आप कह सकते हो आपकी होल्डिंग अ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल को सही से पकड़ नहीं पाता, पेंसिल को। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि जहां पे भी आपका आ जाएगा मोटर स्किल से रिलेटेड। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, मोटर स्किल डिसऑर्डर कह सकते हो उसको। ठीक है, जहां पर वो अपनी मोटर स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता है सही से, वहां पे उसको डिफिकल्टी होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डिस्प्रेक्सिया हो गया उसको। ठीक है, क्लियरली नहीं बोल पाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जंप नहीं कर सकता है। ठीक है, होल्डिंग अ पेंसिल, मतलब जहां जहां उसका मसल्स का मोटर स्किल्स का यूज होगा वहां पर वो लैक हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि उसको डिस्प्रेक्सिया है। अब डिस्फेजिया और अफेजिया क्या होता है, इसको आप ये कह सकते हो, ये हमारे एक स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर कह सकते हो, जहां पर बच्चे क्या होता है लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, भले वो रिटन लैंग्वेज हो या स्पोकन में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, मतलब जो भी उसकी आप कह सकते हैं मदर टंग भी होती है, उनको क्या करता है वो सही से उनका एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, उनको सही से बोल नहीं पाता अच्छे से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जहां पे भी आपका आएगा लैक ऑफ लैंग्वेज या फिर लैक ऑफ स्पीच, ये हमारा हो जाएगा डिस्फेजिया या अफेजिया। जहां पे आ जाएगा मोटर स्किल से रिलेटेड वो हमारा डिस्प्रेक्सिया हो गया। डिस्नोमिया में हमारा हो जाता है जो हमें पहले से चीजें याद उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो वो होगा। यहाँ पर देखो स्पीकिंग और यहाँ पे स्पीकिंग में कंफ्यूज मत होना, ये आपका होगा कि जब वो क्लियरली नहीं बोल पाता है। ठीक है, क्लियरली क्या नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं बोल पाता है। ठीक है, क्लियरली किसी भी चीज में उसको दिक्कत हो जाएगी कि ये चीज अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, जंपिंग नहीं कर पाएगा, ये चीजें साथ में होंगी। स्पीकिंग के साथ कुछ ना कुछ उससे ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा जो जिसमें हमारा मसल्स का यूज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि सिर्फ स्पीच डिसऑर्डर ही होता है, मतलब सिर्फ वो जो भी लैंग्वेज उसको आती है वो बोल नहीं पाता उसको। ठीक है, अच्छे से उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, दोनों चीज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारा आता है ऑटिज्म और एक आता है हमारा ADHD। ठीक है, फिर इसके बाद और कुछ नहीं आता है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब ऑटिज्म को ऐसे हम समझते हैं कि ये जो बीमारी होती है, ये जो डिसेबिलिटी होती है, ये ऐसे बच्चों में पाई जाती है जो हमारे क्लास में एक किनारे कोने सीट में बैठे रहते हैं, सोशल रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकती है उनको दिक्कत, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, अगर कोई एक चीज़ करते हैं तो फिर करते ही रहते हैं। ठीक है, दूसरों से क्या कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, तो इसको आप ये कह सकते हो लैक इन कम्युनिकेशन। ठीक है, लैक इन मेंटेनिंग रिलेशन। ठीक है, विद अदर्स, दूसरों से क्या कर सकते हैं, रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये सब कुछ टर्म अगर एग्जाम में आएंगे तो फटाक से ऑटिज्म पर आप टिक कर देना। ठीक है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, कन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं अदर्स से। ठीक है, उनसे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, मतलब अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऑटिज्म मतलब यही होता है। ठीक है, सोशल रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सोशल नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारा ADHD है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अटेंशन। अब इसी फुल फॉर्म से समझ लेना, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर। ठीक है, अब इस वर्ड से समझ लो हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या, कि ऐसे बच्चे होते हैं जो उथल पुथल मचाए रहते हैं। ठीक है, एक जगह सही से बैठ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप इनको लाभ बोल दो कि अभी बैठ जाओ, चुपचाप रहो, शांत रहो। ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जिनमें ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इनको आप कह सकते हो कि इनमें कंसंट्रेशन पावर नहीं अच्छी होती है। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पर। अब जाहिर सी बात है, जब उथल पुथल करते रहेंगे तो कंसंट्रेट कहाँ से करेंगे। ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, इन पे क्या बोलते हैं, टीचर को क्या करना चाहिए, बाकायदा इनको अकेले बैठाल के कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिससे उनका ध्यान ना भटके। ठीक है, तो ये सब डिसऑर्डर सही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया, ये सब क्या आपका प्रैक्टिस से आएगा। बाकी पेरेंट्स थोड़ा बहुत उनके थोड़ा प्रयास करना पड़ता है पेरेंट्स को, टीचर से अप टू डेट लेते रहें कि क्या क्या बच्चे में सुधार आया, क्या क्या नहीं सुधार आया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इतना, ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। फुल फॉर्म याद कर लेना, ज़्यादा फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं बच्चे, और क्या होता है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, कोई सी भी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, इरिटेटिंग लगता है भले आपको, लेकिन वो ऐसे ही होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी चाहो तो इसको लिख लो। और हिंदी इसका हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी में इसको, अब जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, पठन कठिनाइयाँ, ठीक है, वो लिखित वाली हो जाएगी, ऐसे याद करोगे। और या तो फिर आप ऐसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ऐसे याद करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपका हिंदी को ही रहेगा तो इंग्लिश ही, बस उसका फंड क्या कर देगा, हिंदी में कर देगा आपको। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ऐसे इसको समझो। और यही 5-6 बीमारियां ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आना होगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, रिपीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा फेर बदल कर सकते हैं, लंबा बना सकते हैं। मेन आपका टर्म यही होगा कि वो जो चाहते हैं, ठीक है, एक लाइन में लिख देंगे, रीडिंग से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेशन से या कम्युनिकेशन से, स्पीच से, किससे रिलेटेड है। तो इसको ऐसा कैटेगरी वाइज याद कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, थोड़ा बहुत आपका काम आसान किया है मैंने तो फिर लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना यार, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, कोई टॉपिक ना छूटे, आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, बाकी और अगर कुछ पढ़ना होगा तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, कुछ काम का वहाँ भी मिल सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।